हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अंबा तिवारी। तो ये हमारी ये क्लासेस चल रही हैं, हमारा जो पेड बैच है। और उस पेड बैच का ये क्लास नंबर 4 है और इस क्लास को एज अ डेमो पर्पस जो है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए अपलोड कर दिया है। हर एक यूनिट की एक एक डेमो क्लास जो है वो मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा। और यदि आप हमारे कोर्स को परचेज करना चाह रहे हैं तो 999 में हमारा कोर्स जो है वो अवेलेबल है। अब आप चाहे टीजीटी के लिए हो चाहे पीजीटी के लिए हो, किसी भी सिनारियो में आप हो, आप डबल 999 में जो हमारे पैकेज को एक्सेस कर सकते हो। और यदि आप इस पैकेज को एक्सेस करते हैं डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है वो गारंटीड होगा। इस तरह से क्वालिटी कंटेंट हमने यहाँ पर अवेलेबल कराया हुआ है। हम आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, प्लस हम आपके लिए यहाँ पर जो है वो डिटेल्ड सिलेबस को भी कवर अप करा रहे हैं। तो दोनों चीजें जो है वो आपके लिए बढ़िया तरीके से हम कवर अप करा देंगे। कंटेंट हमारा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में स्लाइड्स हैं, सॉरी इंग्लिश में स्लाइड्स हैं, हिंदी में मैं उन्हें आपको नरेट भी करूंगा और हिंदी में लिखवाऊंगा भी सारी चीजें। सो आई गेस दैट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज क्लास नंबर 4 है। इससे पहले की जो 3 क्लासेस थी, क्लास 1, 2 एंड 3, ये डेडिकेटेड थी चैप्टर 1 के लिए। आज है क्लास नंबर 4 जो कि चैप्टर 2 को डेडिकेटेड है। चैप्टर 2 भी अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, तो ये हो सकता है वापस से 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट हो दोस्तों आपका। सो चैप्टर 2 में हमने रखा है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को। चलिए समझते हैं। तो देखिए, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस का एक पार्ट है। ये यूनिट 1 है आपके ना, मैंने 7 यूनिट बताए हुए हैं। तो ये यूनिट 1 है आपके, और यूनिट 1 को मैंने कुछ पार्ट्स में, ये जो हर एक हाईलाइटेड पॉइंट लिखा हुआ है, इसे हमने एक चैप्टर मान के चल रहे हैं और इस चैप्टर के हिसाब से हम चीजों को, सिनारियों को चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर नंबर सिस्टम जो है, जिसे मैंने चैप्टर 1 नेम दिया था, इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। आज से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे। अब मुद्दे को समझिए आप लोग। यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम लिखा हुआ है ना, इसका मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है। इसमें ना सब कुछ आ जाएगा, तुम्हारा तुम्हारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा, है ना, तुम्हारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा, एक्सेट्रा। इसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं, तो बेसिक इंट्रोडक्शन में ही कवर होगा। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, तो आप समझ गए कि आपको पूरे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने होंगे, यानी कि प्रिंटर एंड ऑल। तो यदि कोई आपको बेसिक बेसिक पढ़ाकर, कि भाई देखो बहुत छोटे से स्तर पे लिखा हुआ है, कोई बेसिक बेसिक पढ़ाकर आपको छोड़ दे, तो आपको डेफिनेटली वो बेवकूफ बना रहा है। जब आप यहाँ पर देखेंगे ना, मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को ही आपको 2 से 3 पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि कितना डिटेल्ड वे में मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर मेमोरी, तो पूरी मेमोरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, सारी चीजों को हम देखेंगे। इसके बाद मेमोरी में ही मैं आपको कैश, रैम, रोम के सारे फॉर्म बता दूंगा। तो यहाँ से बेसिकली 2 से 3 पार्ट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट होगा। इसके बाद बाकी सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं, तो एक ही क्लास लगेगी गारंटीड फॉर श्योर। ठीक है, चलो। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि सबसे पहले हम जिसे आज कंप्लीट करने वाले हैं उसे आप समझ लीजिए। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो ये वाला पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। यहां तक हम आज कवर कर देंगे। अब जो इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम लिखा हुआ है ना, तो इसमें आपको कंप्यूटर कब कब कौन कौन से कंप्यूटर आए, ठीक है, इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़नी पड़ेगी, इसमें आपको टाइप ऑफ कंप्यूटर पढ़ने पड़ेंगे, सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में सारी की सारी चीजें आती हैं। बहुत सारे कोर्सेज में आपको ये चीजें नहीं कराई जाएंगी। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में बताकर और आगे बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आपको मेरे पास पढ़कर समझ आएगा कि चीजें क्यों जरूरी है। ठीक है, सो बेसिक कंप्यूटर क्या होता है? देखो, कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, एक संगणक है ना। और आज के समय जैसे जैसे हम टाइम में आगे बढ़ते जा रहे हैं, मॉडर्न एज में हम बढ़ते जा रहे हैं, कंप्यूटर का एरिया जो है वो बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर अलग अलग तरह की चीजें जो है वो करने लगा, कई सारी चीजें होती है। अब यदि मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में बेसिकली 2 चीजें होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर में बेसिकली देखो, कंप्यूटर का काम क्या होता है? टास्क को परफॉर्म करना, टास्क को परफॉर्म करना, है ना, टास्क को परफॉर्म करना। या और अच्छे तरीके से बोले तो हम कंप्यूटर को रॉ डेटा देते हैं, रॉ डेटा देते हैं, यानी कि कच्चा डेटा देते हैं। और उस कच्चा डेटा से हमें कंप्यूटर क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, यानी कि हम उसे कच्चा डेटा देते हैं। ठीक है, और उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलती है सूचना, यानी कि इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपका काम जो है वो कंप्यूटर करता है, बेसिक काम जो कंप्यूटर आपका करता है। अब कंप्यूटर के 2 मेन पार्ट होते हैं, एक होता है आपका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर।
बाकी सारी चीजें इसी के साथ वन बाय वन सिनारियोज में चलती है। तो अब हम बढ़ते आगे की तरफ और स्लाइड पर पहुंचते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की हम बात करें तो जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है या जो कंप्यूटर का इतिहास है, हिंदी में भी मैं आपको लिखवाता चलूंगा, तो डोंट वरी, परेशान नहीं होना। आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो, कोई समस्या नहीं आने वाली। इतिहास की हम बात करें कंप्यूटर की, तो जो अच्छा, और एक और चीज बता दूं कि जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो हिंदी इंग्लिश सेपरेट मिलेगी। तो हिंदी वाले को भी परेशान नहीं होना, इंग्लिश वाले को भी परेशान नहीं होना। यहाँ पर भले ही आपको हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना समझाना अच्छा लगता है और हिंदी में मैं यहाँ पर नरेट करता चलूंगा, लेकिन आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट मिलेगी। मतलब यही कंटेंट आपको हिंदी में भी मिलेगा, यही सेम कंटेंट आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, और पढ़ाऊंगा भी मैं वैसे ही, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो है वो शुरुआत एंशिएंट टाइम से, एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत से ही हो जाती है। सबसे पहले जो टूल यूज हुआ था वो था अबेकस, ठीक है। अब आप इसे हिंदी में तो लिखेंगे नहीं, इसे आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि कंप्यूटर साइंस का आप स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश में ही पेपर अटेम्प्ट करें ज्यादातर, तो बेहतर होगा, ठीक है। अब जो अबेकस था ये मैकेनिकल था, यानी कि यांत्रिक रूप से, किस रूप से, यांत्रिक रूप से ये गणनाएं करता था, यांत्रिक रूप से क्या करता था, ये गणनाएं करता था। बाद में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आए, ठीक है, और प्रॉपर कंप्यूटर हमें देखने को मिले। तो कंप्यूटर बेसिकली ये एक डिवाइस होती है जिसको हम इनपुट देते हैं और ये प्रोसेस करता है, परिसंचरण करता है, और हमें क्या देता है, हमें आउटपुट प्रदान करता है। इनपुट लेता है और आउटपुट हमें देता है और अपने आप को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर में बेसिकली हमें एक मॉनिटर देखने को मिलता है, सीपीयू देखने को मिलता है, ये मॉनिटर है आपका, ये सीपीयू है आपका, ये माउस है आपका, और ये कीबोर्ड है आपका, ठीक है। ये इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। क्लियर, ये कुछ बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। कंप्यूटर का आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक डायग्राम भी मैंने पुट किया हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका मॉनिटर, है ना, इसे हम मॉनिटर बोलते हैं। इसके बाद ये हमारा कीबोर्ड है, ठीक है, ये आपका माउस है, ये आपका सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइम लाइन को समझिए की डेवलपमेंट की, है ना, मुख्य समय धाराएं, मुख्य समय धाराएं क्या क्या हैं। तो यदि हम 17वीं सेंचुरी की बात करें, 17वीं शताब्दी की बात करें, तो मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार इस समय हुआ था। जैसे कि पास्कल ने अपनी एडिंग मशीन, जोड़ने की मशीन बनाई थी, है ना, लीबिंग ने अपनी स्टेप्ड रेक ओवर बनाई थी, तो इस तरह की चीजें बनी थी। तो 17वीं शताब्दी में हमें जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर देखने को मिले थे, ये याद रखना है। कैसे कैलकुलेटर देखने को मिले थे, मैकेनिकल कैलकुलेटर देखने को मिले थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जब 1837 में पहुंचेंगे, तो 1837 में चार्ल्स बेबेज, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखना, है ना, चार्ल्स बेबेज ने अपना एनालिटिकल इंजन डिजाइन करा था, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज ने अपना एनालिटिकल इंजन जो है वो डिजाइन करा था, जो कि एक जर्नल पर्पस प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, और ये एक तरह से पहला कंप्यूटर भी माना जाता है। इसीलिए हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं, याद रखना, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, FOMC, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद जब हम 1940 वाले सिनारे में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर कंप्यूटर की हमें फर्स्ट जनरेशन देखने को मिलती है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, हालांकि हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, सो परेशान नहीं होना है। तो 1940 में हमें कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी देखने को मिलती है, और यहाँ पर पहले डिजिटल कंप्यूटर्स हमें देखने को मिले थे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से हैं, एनिएक, एडवेक, एमर्ज्ड, ठीक है। और इसमें उपयोग क्या हुआ था सर, वैक्यूम ट्यूब हमने उपयोग करी थी, हमने मतलब साइंटिस्ट ने। क्लियर है, आई गेस सभी बच्चों के यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो 1940 का वो दौर था जब कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी हमें देखने को मिली थी। ओके, वेरी गुड सर। उसके बाद 1950 में जब हम पहुंचेंगे, तो कंप्यूटर की यहाँ पर हमें सेकंड जनरेशन देखने को मिलेगी, सेकंड जनरेशन हमें कंप्यूटर की देखने को मिलेगी, है ना, द्वितीय पीढ़ी हमें कंप्यूटर की देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहां पर हमें देखो, यहां पर हमने वैक्यूम ट्यूब यूज करे थे, अब हम वैक्यूम ट्यूब को क्या कर देंगे, ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि अब वैक्यूम ट्यूब की जगह यहां पर ट्रांजिस्टर यूज होने लगेंगे। फायदा क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब बहुत जगह गिरते थे, ट्रांजिस्टर कम जगह गिरेंगे।
वैक्यूम ट्यूब थोड़े से स्लो होते थे, ये ट्रांजिस्टर्स थोड़े से फास्ट हो जाएंगे, ये गर्म बहुत ज़्यादा होते थे तो ये भी समस्या कम हो जाएगी एटसेट्रा। तो साइज छोटी हो जाएगी और पावर बढ़ जाएगी। तो 1950 में जब हम पहुंचेंगे तो हम दूसरी पीढ़ी में पैर रख देंगे जहां पर वैक्यूम ट्यूब की जगह हम ट्रांजिस्टर्स यूज करने लगेंगे। 1960 का वो दौर है जब हम कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में पहुंच जाते हैं। कहाँ कहाँ पर पहुंच जाते हैं? थर्ड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन में हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज करने लगते हैं। किसको यूज करने लगते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट को। और ये वही समय है जब आपका कंप्यूटर एक रूम जितना बड़ा होकर आपकी एक टेबल पर आ जाता है, जिसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलने लगते हैं। जिसे हम क्या बोलने लगते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलने लगते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हुआ जिसने स्पीड को बहुत बढ़ाया, जिसने मिनिमाइजेशन कर दिया कंपोनेंट का। यानी कि अब पहले जो एक एक कमरे के बराबर कंप्यूटर होते थे, अब वो छोटे होकर एक टेबल में आने लगे, एक टीवी जितने आकार के हो गए थे। 1970 1970 को कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी कहा जाता है, फोर्थ जनरेशन कहा जाता है। और यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट को और डेवलप कर कर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा, जिसने कंप्यूटर की स्पीड को, उसके गणना या कैलकुलेशन करने की क्षमता को, और कंप्यूटर की मेमोरी पावर को, कंप्यूटर के टास्क करने के जो एरिया थे, मतलब बहुत ज़्यादा टास्क वो परफॉर्म करने लगा। तो इस तरह के डेवलपमेंट हमें माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से देखने को मिले। और अब चल रहा है प्रेजेंट सिनारियो, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन, है ना। अब फिफ्थ जनरेशन में हम देख रहे हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने लगा है ना। साइज बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। आज के समय आपके हाथ में जो कम फ़ोन है वो किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। यानी कि वो सारे काम आप जो कंप्यूटर में करते हैं वो आप फ़ोन में भी कर सकते हैं। आप कंप्यूटर में वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप फ़ोन में भी कर सकते हैं। आप कंप्यूटर में सॉन्ग सुनते हैं, आप फ़ोन में भी सुन सकते हैं। आप कंप्यूटर में अपनी पीडीएफ, पीपीटी, एक्सेल सारे काम करते हैं, आप फ़ोन में भी कर सकते हैं। तो वो सारे काम जो आप कंप्यूटर में करते थे, आज के समय आपके पास फार्म टैबलेट है, आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर्स आए। ठीक है, उसके बाद डिजिटल कैलकुलेटर्स या कंप्यूटर्स आए। ठीक है, उसके बाद हमें फर्स्ट जनरेशन देखने को मिली, फिर हमें सेकंड जनरेशन देखने को मिली, फिर हमें थर्ड जनरेशन देखने को मिली, फिर हमें फोर्थ जनरेशन देखने को मिली, फिर हम फिफ्थ जनरेशन में अब चल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों तो ठीक थी। फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग देखा, सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स का उपयोग देखा, थर्ड जनरेशन में हमने आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ देखा, फोर्थ जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ देखा, और सिक्स जनरेशन में हम वीएलएसआई का उपयोग देखेंगे, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग देखेंगे। ये 1940 का जो दौर था ये फर्स्ट जनरेशन का माना जाता है। 1950s का जो दौर था ये सेकंड जनरेशन का माना जाता है। 1960s का जो दौर था ये थर्ड जनरेशन का माना जाता है। 1970s का जो दौर था ये फोर्थ जनरेशन का माना जाता है। और 1990 से लेके टिल द डेट ये फिफ्थ और सिक्स्थ जनरेशन मानी जाती है। आप ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई गेस यहाँ तक बेसिक हिस्ट्री आपको कंप्यूटर की समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन्स को मैंने आपको मेंशन कर दिया है। चार्ल्स बेबेज, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर। तो आपसे दो क्वेश्चन आ सकते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। दोनों ही कौन है? हमारे बेबेज साहब है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये इनकी फोटो रही। ठीक है सर की। इसके बाद दूसरा जो नाम है ये है जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, तो जॉन वॉन न्यूमैन जो थे इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहा जाता है। ध्यान से समझना, एक कंसेप्ट समझो। जैसे पहले एक रूल आया, एक कंसेप्ट आया कि भाई इंसानों को घर में रहना चाहिए, होम होने चाहिए, हाउस होने चाहिए लोगों के पास। ठीक है, तो हाउस का जो कंसेप्ट लेकर आया उससे हमने बोला फादर ऑफ हाउसेज या होम। और जिसने ये बताया कि भाई ये घर कैसे होंगे, एक घर का मतलब होता है एक उसमें किचन होना चाहिए, एक लेट बाथ होना चाहिए, एक बेडरूम होना चाहिए, एक लिविंग रूम होना चाहिए, और सब कैसे आपस में कनेक्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई दरवाजा जो खुले तो वो सीधा किचन में खुले, या दरवाजा खुले तो वो सीधा आपकी बाथरूम में खुले। ऐसा तो नहीं होता ना। तो एक प्रॉपर सिस्टम होता है कि भाई आपका जो एक ओपन एरिया होता है, फिर आप लिविंग रूम में जाते हैं, फिर आपका बेडरूम हो सकता है या आपकी किचन हो सकती है, एक्सेट्रा। तो ये कंसेप्ट दिया। ठीक है, तो वॉन न्यूमैन ने चार्ल्स बेबेज ने बताया कि घर होना चाहिए
वॉन न्यूमैन ने बताया कि घर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो सेम वही है कि कंप्यूटर की डिस्कवरी किसने करी है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज है। लेकिन उस कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, माउस कहाँ कैसे कनेक्ट होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए, स्क्रीन होनी चाहिए, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है या मदरबोर्ड पर कैसे कैसे कंपोनेंट ऐड होने चाहिए, कैसे अलाइन होने चाहिए, ये सारी चीजें किसने बताई, वॉन न्यूमैन ने बताई। तो ये अंतर है फादर ऑफ कंप्यूटर में और फादर ऑफ आर्किटेक्चर में। आई गेस सभी को ये जो डिफरेंस है अब समझ आ गया होगा। यदि आ गया तो लाइव चैट के थ्रू प्लीज मुझे बताइए कि सर आ गया समझ। ओके, अब बढ़ते हम आगे, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर हम पहुंचते हैं। तो जो पहली जनरेशन है ये 1940 से 1956 के बीच का समय है। सेकंड जनरेशन यानी कि द्वितीय पीढ़ी, ये है प्रथम पीढ़ी, ये है द्वितीय पीढ़ी, ये है तृतीय पीढ़ी, ये है चतुर्थ पीढ़ी या चौथी पीढ़ी, ये है पांचवी पीढ़ी। ठीक है, डोंट वरी, आपको पीडीएफ में सब कुछ हिंदी में लिखा मिलेगा तो परेशान नहीं होना। ठीक है, फोर्थ जनरेशन यानी कि पांचवी पीढ़ी। ठीक है, तो ये पांचों की पांच पीढ़ियां, इनको फटाफट से हम इनके की नोट्स देखते हैं। और आपको की नोट ही देखो, मैंने यहाँ पर ना की कंपोनेंट लिखे, फालतू की थ्योरी नहीं लिखी है। आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वो 4 मार्क्स का आएगा, समझने की कोशिश करो। 4 मार्क्स में आपको बहुत कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो आपको कम से कम लिखकर एक्यूरेट मार्किंग चाहिए। यदि आप अननेसेसरी थ्योरी लिखेंगे आप रेस से बाहर हो जाएंगे। आपको की पॉइंट चाहिए और मेरे कंटेंट में आपको की पॉइंट ही मिलेंगे, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, मान लो पीडीओ पर क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको शॉर्ट क्रिप्स इतना मटेरियल दूंगा कि भाई कोई भी क्वेश्चन आए आप 4 नंबर बहुत बढ़िया तरीके से लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखो ये आप यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब देख सकते हैं, ये रही, मैंने वैक्यूम ट्यूब की एक फोटो लगा दी है, छोटी दिख रही है ना, ये बहुत बड़ी है। ठीक है, साइज में। तो देखो फर्स्ट जनरेशन का पीरियड हमने देखा 1940 से 1956 के बीच है। की कंपोनेंट की बात करूं तो वैक्यूम ट्यूब यूज होती है। आपको भी इसी तरह हेडिंग बनाकर लिखना है। आप जितना प्रिसाइज लिखेंगे, हेडिंग बनाकर लिखेंगे, आप उतने ही इंटरेक्टिव लगेंगे और एग्जामिनर आपको उतने इजी तरीके से मार्क्स अलॉट कर देगा। आप थ्योरी लिखते रहेंगे भाई कि पहली पीढ़ी 1940 से 1956 तक थी, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुए, ला ला ला, भाई नंबर नहीं मिलेंगे। तुम्हें अलग से लिखना पड़ेगा और अंबर सर से पढ़ने वाले बच्चे सिस्टमेटिकली और अलग से लिख के आएंगे, दैट इज गारंटीड। तो की कंपोनेंट की यदि मैं बात करूं तो की कंपोनेंट में तो हमें वैक्यूम ट्यूब है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे ही की कंपोनेंट यानी कि प्रमुख भाग। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इनके गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो यानी कि इनके गुण। तो गुण क्या थे प्रमुख, ये बहुत बड़े होते थे साइज में। ठीक है, यानी कि साइज इनकी बहुत बड़ी होती थी। ठीक है, बड़ी साइज, बड़े आकार, धीमे होते थे यानी कि स्लो होते थे ये, लो मेमोरी यानी कि कम मेमोरी क्षमता होती थी इनमें, साथ में लिमिटेड टास्क, बहुत कम काम ये कर सकते थे, कम काम ये कर सकते थे, है ना। मान लो जोड़ घटाना या कोई एक काम कर सकते थे, जैसे आज के कंप्यूटर एक साथ 10 काम कर सकते, तो वैसा नहीं। हीट प्रॉब्लम मतलब गर्म बहुत होते थे, गर्म बहुत। ठीक है, और वेरी एक्सपेंसिव यानी कि बहुत महंगे। तो ये इनके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें हैं। बड़े होते थे, धीमे होते थे, लो मेमोरी होती थी, लिमिटेड टास्क होते थे, हीट प्रॉब्लम होती थी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। और इनके एग्जाम्पल क्या हैं, एनिएक, यूनिवेक, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देख रहे हो प्रथम पीढ़ी के बारे में आपने यदि इतना लिख दिया ना, आपको बढ़िया तरीके से नंबर। अब ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन में पहली पीढ़ी के बारे में ही पूछा जाएगा आपसे। जो क्वेश्चन आएगा ना वो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कंप्यूटर की पीढ़ियों को समझाइए। अब आप कितनी थ्योरी लिखेंगे, यदि आप थ्योरी लिखेंगे आप नंबर नहीं लेके आएंगे। आप इस तरह से की में लिखेंगे ना कि भाई उसको क्लियरली दिखे कि हाँ आपको बहुत बेसिक नॉलेज है, और आप बच्चों को क्लियरली चीजें समझा पाएंगे। क्यों, क्योंकि थ्योरी तो सभी लिख रहे हैं ना, और हम सभी को पता है कि जब अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 आ चुकी है, जो कि रटने पर जोर नहीं देती है, ये देती है बच्चों को समझाने पर जोर। एनईपी सिर्फ आपको पढ़ना नहीं, एनईपी से आपको सीखना भी है और अपनी आंसर राइटिंग की एबिलिटीज में उनको यूज भी करना है।
तो यदि आप की कंपोनेंट इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर को समझ आएगा कि आप रट्टा मार पद्धति से तो आगे हैं, यानी कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एनईपी को फॉलो, जब अपने आंसर में आप एनईपी को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बच्चों के लिए तो वो करेंगे ही, है ना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लिए ही नहीं कर पाएगा वो दूसरों के लिए क्या करेगा, समझ रहे हो ना। तो जब आप इस तरह से आंसर्स लिखेंगे, थ्योरी कम लिखेंगे, की पॉइंट ज्यादा लिखेंगे, तो ये एग्जामिनर को डेफिनेटली आपकी एक बढ़िया, एक अच्छी टीचर की इमेज को दिखाएगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी स्कोरिंग में। आगे बढ़ते फिर से वही देखिए, सेकंड जनरेशन 56 से 63 तक आपकी चली थी सर, और सेकंड जनरेशन में फिर वही चीज, की कंपोनेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स और नोटेबल एग्जाम्पल, ठीक है, सभी लोग नोट करते जाएंगे। तो की कंपोनेंट की बात करें तो की कंपोनेंट यानी कि प्रमुख भाग, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, क्या है, ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि गुण क्या थे, स्मॉलर यानी कि ये साइज में छोटे हो गए थे, बहुत छोटे तो नहीं हुए थे लेकिन प्रथम पीढ़ी की तुलना में छोटे थे। फास्ट तो हो गए थे लेकिन प्रथम पीढ़ी की तुलना में थोड़े से फास्ट हो गए थे। मोर रिलायबल मतलब ज्यादा भरोसेमंद हो गए थे, ज्यादा अच्छा काम करने लगे थे। मोर एनर्जी एफिशिएंट, क्यों, क्योंकि ये कम गर्म हो रहे थे, कम गर्म होते हैं, कम गर्म होते थे, ठीक है। और किसकी तुलना में, फर्स्ट जनरेशन की तुलना में, गर्म तो होते थे लेकिन फर्स्ट जनरेशन की तुलना में तो कम गर्म होते थे। और इसका उदाहरण क्या है, IBM 7090, ये याद रखें। जब आप इस तरह से आंसर लिख के आओगे तो ये क्लियरली दिखेगा कि आप रोट वाली जो मेथड है ना उससे बाहर आप खुद आ चुके हो। जब आप आ चुके हो बाहर तो आप अपने स्टूडेंट को भी बाहर लेके आ पाओगे, यानी कि आप एनईपी के लिए एक परिपक्व टीचर और इस तरह से आंसर लिखोगे, तुम्हारा काम बनेगा ही बनेगा, तुम्हें मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ये ट्रांजिस्टर की फोटो है, ये ट्रांजिस्टर की फोटो है, ठीक है, एक सेकंड का समय लूंगा दोस्तों मैं, ठीक है, ये तुम्हारी ट्रांजिस्टर्स की फोटो रही। क्लियर, आई गेस सभी बच्चों के यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 है। हो सकता है कई बच्चों को लगेगा कि सर आप सीधा फ्लो में पढ़ाते जा रहे हैं, तो मेरा काम यही है बेटा कि मैं आपको पढ़ाऊं, मैं यहाँ पर बातें करने नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। बातें करने के लिए हम लाइव सेशन कभी ले लेंगे, मेरी यही तरीका है, यही आदत है, मैं इसी तरह टू द पॉइंट फ्लो में पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट है की कंपोनेंट, की कम सॉरी थर्ड जनरेशन अगला पॉइंट है जिसमें 1964 से 1971 तक चला था। की कंपोनेंट की बात करें, प्रमुख भाग की बात करें, तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसीज देखने को मिले थे। अब इन्होंने क्या किया था, आकार बहुत कम कर दिया था, आकार या जो कंप्यूटर की साइज थी बहुत कम कर दी, ठीक है, किसने, इनके इन्वेंशन ने, इनके आविष्कार ने। इसके गुण क्या होते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते थे, फर्दर मिनिमाइजेशन मतलब ये बहुत छोटे हो गए थे कंप्यूटर, अब एक टेबल की साइज के हो गए थे। इंक्रीज्ड स्पीड मतलब गति जो थी वो बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। रिलायबिलिटी यानी कि भरोसेमंद बहुत ज्यादा हो गए थे, बहुत ज्यादा भरोसेमंद हो गए थे ये। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका इंट्रोडक्शन कहाँ से हुआ है, तीसरी पीढ़ी से याद हुआ, तो याद रखना है, नोट, ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत थर्ड पीढ़ी से हुई थी। ये भाई हिंदी देख लेना ना, मैंने बोल दिया है हिंदी में देख लेना, मेरी हिंदी बहुत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने स्लाइड्स में ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो आगे हम बढ़ते, क्योंकि भाई मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, एमटेक का स्टूडेंट हूँ, मैंने बाहर TCS में भी वर्क करा है, क्लियर, कुछ साल, उसके बाद अब मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ठीक है। मैं खुद आपसे ये बच्चों को बता दूं कि भाई मैं SBI में सेकंड ग्रेड में IT ऑफिसर हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली मेरा कंप्यूटर तो बहुत अच्छा है, बट इंग्लिश ऑब्वियस सी बात है ड्यू टू द मीडियम, बट मैंने पूरी कोशिश करी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाए। जैसे आप हमारे कोर्स को एक्सेस कर रहे हैं वहां पर आपको PDF प्रॉपरली सेपरेट हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में मिल रही है, तो किसी भी बच्चे को कोई समस्या आएगी नहीं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन में हमने देख लिया कि भाई इंटीग्रेटेड सर्किट उपयोग हुए, बहुत छोटे हो गए साइज में, स्पीड बहुत बढ़ गई है, भरोसेमंद बहुत हो गए, रिलायबिलिटी बहुत बढ़ गई है, ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत भी हमें देखने को मिली थी।
टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत में हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। अब देख रहे हो ये की फैक्ट यदि तुमने डाल दिए ना अपने आंसर में, कौन टीचर तुम्हें मार्क्स नहीं देगा बता। थ्योरी तो सब लिख के आएंगे पैराग्राफ में, तुम क्या अलग करोगे। तो जो अंबर सर से पढ़ने वाले बच्चे ना वो इस तरह से अलग सिस्टमैटिक लिखेंगे, और मैं एक एक टॉपिक को इसी तरह आपसे पढ़ाने वाला हूँ आंसर राइटिंग के प्रोस्पेक्ट से। मतलब मैं हर और टीचर की तरह से तुम्हें थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि ढेर सारी थ्योरी पढ़ा दूंगा, नहीं। मैं तुम्हें इसी तरह से सिस्टमैटिक पढ़ाऊंगा कि तुम सीधे मेरे स्लाइड का डेटा उठाकर अपने आंसर में ले सकते हो। तो मैं यहाँ वहाँ कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है, IBM सिस्टम या 370। देख लो स्पेसिफिक क्रिप्स चीजें मिलेंगी। चौथी पीढ़ी पर चले हम कंप्यूटर की, तो ये 1971 से आज का दौर है, पूरा का पूरा फोर्थ जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन ये रहा, प्रेजेंट इसमें नहीं लूंगा मैं। 1971 से 1990 का समय मानो तुम, ठीक है। इसमें हमें माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिले थे। कौन से प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिले थे। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि गुण क्या थे, मास प्रोडक्शन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर मास मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर का उत्पादन हुआ, ठीक है, क्योंकि साइज बहुत छोटी हो गई थी। इंटेल 404 या अर्ली कंप्यूटर सिस्टम, ये सभी के सभी फोर्थ जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। समझ रहे हो ना कि मैंने तीन तीन कीवर्ड में हर एक जनरेशन को समेटा है, और इस तरह से आप स्पेसिफिक लिखोगे आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। फिफ्थ जनरेशन जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। प्रेजेंट एंड बियॉन्ड में क्या होगा, प्रेजेंट मतलब अब से लेकर आगे तक, इसे प्रेजेंट एंड बियॉन्ड बोलते हो। ये जो दौर है ना, पांचवी जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पांचवी जनरेशन को कंप्यूटर की समर्पित है ये, और सब कुछ एआई पावर्ड हो चुका है ना। हम सभी ने देखा है कि भाई हर एक चीज के साथ अब एआई जोड़ा जाने लगा है ना, है ना। पॉसिबल है कि कल को हम बार्बर के पास जाए, वो बोलेगा कि भाई एआई के थ्रू कटिंग कराइए, डिजाइनर कटिंग कराइए। आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, एआई के थ्रू आप अपने डिशेस को सिलेक्ट कीजिए, कुछ भी पॉसिबल है कल को यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चंस भी आ चुके हैं एमसीक्यू फॉर्म में कि भाई फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर, वीएलएसआई, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, और आपसे पूछा गया है सही जोड़ी का मिलान करिए, है ना, मैच द फॉलोइंग। तो अब आप मेरे से बड़े स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो फर्स्ट जनरेशन में सर हमने वैक्यूम ट्यूब देखा था, वैक्यूम ट्यूब हमें तीसरे में दिख रहा था, मतलब ए का तो थर्ड है, ए का थर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो चौथा तो नहीं है आंसर, ठीक है। इसके बाद सेकंड जनरेशन में हमने देखे थे ट्रांजिस्टर, यानी कि बी के केस में क्या आएगा, फर्स्ट आएगा ट्रांजिस्टर। तो बी के केस में फर्स्ट कहाँ पर, यहाँ नहीं है, तो ये नहीं होगा। बी के केस में फर्स्ट ये रहा, फर्स्ट ये रहा, तो नॉर्मल में से हो सकता है। फिर थर्ड जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट देखे थे, तो ये रहे, यानी कि सी के केस में तो चौथा है, तो सी के केस में पहला तो है नहीं, तो ये भी गया, ठीक है। सी के केस में दूसरा भी नहीं, कौन सा चौथा है, तो ये, तो हमारा आंसर सेकंड हो जो सही होगा, डी के केस में सेकंड। डी यानी कि फोर्थ जनरेशन में हमें वीएलएसआई या माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट देखने को मिला था, ठीक है। चलो तो आई गेस सभी बच्चे यहाँ पर चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इनको मैं अभी बाद में कराऊंगा आपके लिए। अब बात आती है कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा सिलेबस पर चलते हैं वापस से एक बार खटाखट तरीके से, ठीक है। किस तरह से हम, देखो बिल्कुल सिस्टमैटिक पढ़ना है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। मैंने क्या बोला था, मैं आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक पढ़ाऊंगा। तो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक बेसिक सिनेरियो समझा, मतलब मैंने पीढ़ी बता दी आपको कंप्यूटर की, ठीक है। अब इसमें टाइप ऑफ कंप्यूटर और बचा हुआ है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात आती है मेमोरी की, तो इसमें हम पूरी की पूरी मेमोरी जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कंप्लीट करेंगे पूरी की पूरी मेमोरी को, मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन मेमोरी तक यहाँ तक एक क्लास में कवर होगा। और इनपुट आउटपुट डिवाइस और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ये दूसरे पोर्शन में कवर करेंगे, मतलब 3 क्लासेस आपकी फिर से होंगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कर लो, कोर्स को परचेज नहीं करा है कर लो, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए डाल दी है। तो हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।